किसान भाइयों नमस्कार। सर्दी का मौसम है और रजाई लेके ओढ़ के आदमी को बिस्तर में से निकलने का दिल नहीं करता है। फिर भी आप सुबह सवेरे उठ के खेतों में जाते हो, कितना अच्छा लगता है। आप ही ऐसे हो जो हमारे लिए अन्नदाता हो, अन्न पैदा करते हो। और अभी एक अच्छी खबर आई कि आप जो बीटी कॉटन उगा रहे थे और उसकी जो रॉयल्टी थी वो नहीं देनी पड़ रही थी, क्योंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि जो मोनसेंटो के बीज हैं वो बीटी कॉटन के हैं, जो कि अधिकतर किसान इस्तेमाल कर रहे थे। उस पर रॉयल्टी देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका पेटेंट जो है वो मोनसेंटो के पास ही है और वो किसी और इंडिया के अंदर नहीं लग सकता है। लेकिन अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए कहा कि उसका पेटेंट जायज़ है। तो आइए हम इसके ऊपर आपको एक समाचार सुनाते हैं। भारत दुनिया में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। इसके साथ ही वह कपास का दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। भारत में कपास की खेती का 90% रकबा मोनसेंटो की जीएम बीज पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट से बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने अनुवांशिक रूप से संवर्धित कपास के बीजों जीएम कॉटन सीड्स पर कंपनी के पेटेंट के दावे को जायज़ ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि अमेरिकी बीज निर्माता कंपनी जीएम जीन संवर्धित कॉटन सीड्स पर पेटेंट दावा कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसकी वजह से मोनसेंटो जीएम कॉटन सीड्स पर पेटेंट का दावा नहीं कर पा रही थी। मोनसेंटो को जर्मनी की दवा और फसलों के लिए रसायन बनाने वाली कंपनी बेयर एजी खरीद चुकी है। कोर्ट के इस फैसले को विदेशी कृषि कंपनियां मसलन मोनसेंटो, बेयर, डू पॉइंट, पायनियर और सिंजेंटा के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इन कंपनियों को भी भारत में जीएम फसलों पर पेटेंट के हाथ से डाले जाने का डर सता रहा था। हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो पता लगता है कि किसानों के संगठन, शेतकारी संगठन के नेता अजीत नार्डे के हवाले से कहा जा सकता है कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पेटेंट नियमों को लेकर जारी अनिश्चितता की वजह से भारतीय बाजार में नई तकनीक को जारी करने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि नई तकनीक तक किसानों की पहुंच से उन्हें मदद मिलेगी। मैको मोनसेंटो बायोटेक इंडिया, मोनसेंटो और महाराष्ट्र की हाइब्रिड सीड कंपनी मैको का संयुक्त उपक्रम है और यही कंपनी 40 से अधिक भारतीय बीज कंपनियों को जीएम कॉटन बीज की बिक्री करती है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला स्थानीय कंपनी एनएसएल की याचिका पर आया था, जिन्होंने दावा किया था कि भारत का पेटेंट कानून मोनसेंटो को उसके जीएम कॉटन बीज पर किसी तरह की पेटेंट की इजाज़त नहीं देता है। इसके बाद मोनसेंटो के भारतीय साझा उपक्रम जेवी ने रॉयल्टी भुगतान के विवाद को लेकर 2015 में एनएसएल के साथ अपने करार को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को मोनसेंटो के उस दावे को भी देखना था जिसमें उन्होंने कहा था कि एनएसएल ने बीटी कॉटन सीड्स को लेकर उसकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन किया है। 2003 में मोनसेंटो के जीएम कॉटन सीड को मंजूरी दी गई थी। तो इस तरीके से देखा जाए तो अब जीएम जो बीज हैं, चाहे वो बैंगन का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, या टमाटर का हो, या सरसों का हो, उनके लिए हमें लगता है कि भविष्य अच्छा है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी खबर जिससे आपका मुनाफा डबल हो जाएगा और आजकल ये व्यापार काफ़ी चलन में है। फूड ट्रक का व्यापार है ये। आज के समय में अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। ऐसे में ज़रूरत है एक ऐसे व्यापार की जिसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो। उसके लिए हम आपको बताएंगे एक ऐसा व्यापार जिसमें कम लागत में मुनाफा ज़्यादा होता है। एक अच्छे व्यापार के लिए एक अच्छा व्यापारी दिमाग एक व्यापार को ऊंचाई पर ले जा सकता है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यापार की जिसे फूड ट्रक बिजनेस कहते हैं। ये फूड ट्रक बिजनेस आजकल काफ़ी चलन में है। यह बिज़नेस आजकल इतना ट्रेंड में है कि आपको गांव से लेकर शहर तक यह बिज़नेस देखने को मिल जाएगा। इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उस व्यापारी को किसी स्थायी जगह की ज़रूरत नहीं है। यानी इसके लिए किसी स्थान को किराए पे लेना या पैसे जुटा के अपना स्थान लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप कहीं भी ले जाके अपनी दुकान खोल सकते हैं।
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो व्यापारी को यह होता है कि ये फूड ट्रक रोज़ अलग अलग जगह ले जाकर व्यापार इससे किया जा सकता है। यह बिज़नेस सफल रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी मार्केट रिसर्च कर लें। आपको यह देखना है कि जहां आप ट्रक खड़ा कर रहे हैं वहां के लोगों का खान पान कैसा है, उनको किस तरह का खान पान पसंद है। अपनी टारगेट ऑडियंस को चुनें। अपनी टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस इलाके में हैं उस इलाके में लोग शाकाहारी भोजन ज़्यादा पसंद करते हैं या फिर मांसाहारी। तो उसी तरह का खाना आपको अगर आप परोसेंगे तो आपको मुनाफा डबल होगा। एक बार अगर ये तय हो जाए कि कैसा खाना परोसना है, उसके बाद आपको इस बिज़नेस को शुरू करने में देर नहीं लगेगी। आप इसे शुरू करें और आपको मुनाफा शुरू हो जाएगा। रोज़ाना 5,000 या इससे अधिक मुनाफा आप फूड ट्रक के इस बिज़नेस से कमा सकते हैं। कृषि और इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, कृषि जागरण न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को समान वर्ग को मिल रहे आरक्षण के बारे में बताऊंगा। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया, जिसे कल शाम को लोकसभा में 5 घंटे जोरदार बहस के बाद एक बिल पास कर दिया गया, जिसमें 23 सांसदों ने इस बिल को समर्थन दिया और 3 सांसदों ने इसका विरोध किया। ये जो आरक्षण दिया जा रहा है वह उस सामान्य वर्ग को दिया जाएगा जो इस समय शिक्षा में पिछड़ा हुआ है, उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। गौरतलब है कि ये जो आरक्षण दिया जा रहा है समान वर्ग में आने वाले हर एक जाति और समुदाय को दिया जा रहा है, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो या पंजाबी हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी समुदाय से वो बिलोंग करता हो। इस आरक्षण का लाभ उन किसानों या उन लोगों को दिया जा रहा है जिनका 5 एकड़ से कम ज़मीन है, जिनका 8 लाख रुपये से कम आमदनी है। बता दें कि मौजूदा समय में इस समय जो आरक्षण का प्रावधान है वो 49.5 है, जिसमें से एसटी को 7.5 मिलता है, जो एससी है उसको 15% मिलता है, जो ओबीसी है उसको 27% मिलता है। ये कुल मिलकर हो जाता है 49.5। ये जो सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान रखा गया है वो आर्थिक आधार पर रखा गया है, जबकि जो 49.5 जो आरक्षण का प्रावधान है वो जाति के आधार पर है। इस खबर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे न्यूज़ पोर्टल www.krishijagan.com पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देश में किस तरीके से हो रहा है ट्रेड यूनियनों की हड़ताल। पिछले 2 दिनों से ट्रेड यूनियन ने भाजपा सरकार के खिलाफ देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। ट्रेड यूनियन जिसमें बैंक कर्मचारी, शिक्षक, इसके अलावा शिक्षक संघ, किसान संघ समेत कई बड़े संघों ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी बंद का ऐलान कर पूरे कामकाज को ठप कर दिया है। देशव्यापी हड़ताल होने से बैंक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, बीमा समेत कई क्षेत्रों में सभी सेवाओं को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा प्रदर्शनकारी कई जगह जैसे कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि जगह पर रेल रोको अभियान चला रहे हैं, जिसके कारण रेल की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। उन ट्रेड यूनियन की मांग है कि सरकार 12 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करे, जिसमें समान वेतन, इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी, बेरोजगारों को भत्ता, नौकरी, शिक्षा, प्रमोशन, आरक्षण समेत कई मुद्दों के लिए वे अपनी हड़ताल को जारी रखे हैं। इसके अलावा उड़ीसा के कई इलाकों में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को बंद रखा गया है। हड़ताल के कारण कई कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जैसे कि एटीएम में कैश की किल्लत हो रही है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेड यूनियन का कहना है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल हुई है, जिसके कारण हमको ये आंदोलन करना पड़ रहा है। 2 दिन चल रही इस देशव्यापी हड़ताल से कामकाज और व्यापार पर भारी असर पड़ा है। इसके अलावा किसानों का भी कहना है कि सरकार हमारी मांगों को मानने में पूरी तरह असफल रही है और वह दुगनी आय वाले अपने वादे पर पूरी तरह से फ्लॉप होती जा रही है। इसी बीच अगर किसानों की बात करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर में लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर रहे हैं, जिसमें वे किसानों की रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान में सरकार बनने के बाद आज वह पहली बार
किसानों को संबोधित करने जा रहे हैं। उनको कांग्रेस का अनुमान है कि राहुल गांधी की इस रैली में 2 लाख से ज़्यादा किसानों की आने की उम्मीद है। इसके लिए काफ़ी बड़े स्तर पर पहले से ही तैयारियों को शुरू कर दिया गया था। यहाँ से राहुल गांधी किसानों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसके अलावा राजस्थान में आने वाले लोकसभा चुनावों में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और सभी सीटें जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कहीं और इससे जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप हमारी कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको हम मौसम की खबर रूबरू करवाएंगे। अगर हम उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर की राज्य की बात करते हैं, इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों में अपना असर नहीं दिखा पा रही हैं। फिलहाल आज पहाड़ी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा एक नया पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के सटे हुए इलाकों में 10 जनवरी को पहुंच सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के हिमाचल राज्य, कश्मीर और उत्तराखंड में 10 से 13 जनवरी के बीच बर्फबारी के साथ बारिश कर सकते हैं। इसके अलावा तराई इलाके पंजाब और हरियाणा में भी 11 से 12 जनवरी के बीच कुछ बारिश देखने को मिलेगी, जबकि दिल्ली और NCR में मौसम सूखा रहेगा। कपूरथला, जालंधर, रूपनगर, फतेहगढ़, साहिब, पटियाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, करनाल, दिल्ली, NCR सहित उत्तर पश्चिम में भारत में 9 जनवरी को मतलब आज के दिन 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहा और ऐसी ही कल भी संभावना रहेगी है। इन सभी क्षेत्रों में कल के मुकाबले आज का तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली NCR में प्रदूषण कल भी बेहद खराब थी और आने वाले दिनों में भी इस समय ऐसी संभावना जताई जा रही है। पूर्वी यूपी, बिहार में आज ठंडी हवाओं का असर देखा जा सकता है, जिससे लखनऊ, गोरखपुर, पटना, गया और पुरिया जैसे क्षेत्र में घने कोहरे छाए रह सकते हैं। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी नागालैंड में चक्रवाती हवाओं के चलते धीमी बारिश देखी जा सकती है। उत्तर भारत में आने वाली ठंडी हवाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और गुजरात तक के चलेगी, जिसकी वजह से इन दोनों राज्यों में हल्की बारिश भी देखने को मिलेगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई इलाकों और शहरों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मध्य भारत की बात करें तो भोपाल, खजुराहो, इंदौर, उज्जैन, मंडाला, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नासिक, पुणे सहित मध्य भारत में अधिकतर शहरों में तापमान न्यूनतम 3 से 5 डिग्री तक नीचे जा सकता है। महाराष्ट्र से सटे तेलंगाना के शहर खासकर हैदराबाद, रामागुंडम, निजामाबाद में पारा आज भी नीचे जाएगा, जबकि चेन्नई, बेंगलुरु और त्रिवेंद्रपुरम सहित बाकी सभी शहरों में तापमान का सामान्य स्तर बना रहेगा। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जंक फूड के फायदों के बारे में। किस प्रकार आप संतुलित रूप से जंक फूड का सेवन करके सेहतमंद बन सकते हैं। जंक फूड का सही मात्रा जरूरी है। अगर आपको जंक फूड खाना है तो एक ही दिन में बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी, वसा या शुगर का सेवन कर लेने से सेहत पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खुद पर यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो जंक फूड खाएं, लेकिन इसकी मात्रा बेहद ही कम होनी चाहिए। डायबिटीज़ में करता है परहेज। यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको जंक फूड का सेवन करने से बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपको कार्बोहाइड्रेट, शुगर या सेवन के विषय में सतर्क रहना चाहिए। इसलिए यदि आप जंक फूड खा रहे हैं तो आपको डायबिटीज़ से नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। चुने सेहतमंद विकल्प। जंक फूड में कई ऐसे तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बेहद लाभदायक होते हैं, इसलिए इस तरह के सेहतमंद फूड को चुनें जो कि आपकी सेहत और मांगी तंत्र आदि के फायदेमंद साबित हो। इसमें अनाज, चॉकलेट, मेवा आदि प्रमुख हैं जो बेहद फायदेमंद हैं। चॉकलेट। डार्क चॉकलेट पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह न सिर्फ मूड को अच्छा रखने में बल्कि रक्तचाप को उच्च नियंत्रित करने में भी मदद करती है। डार्क चॉकलेट में मौजूद पोटाशियम और कॉपर स्ट्रोक व हृदय रोग रोकने में काफ़ी मददगार है। पॉपकॉर्न। बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि पॉपकॉर्न स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। पॉपकॉर्न में प्रोटीन, फॉस्फोरस आदि गुण पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश में मशरूम की खेती करने वाले किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब देश में चीन की प्रसिद्ध ढींगरी मशरूम की खेती से आप लाखों कमा सकते हैं। खेती अब हरियाणा में भी होगी।
इस खेती के लिए हरियाणा उद्यान विभाग उत्पादकों के अनुदान भी दिया जाएगा। अभी तक हरियाणा के ज़िलों में केवल बटन मशरूम का उत्पादन हो रहा था, लेकिन इस बार नए साल में चीन की ढींगरी मशरूम उत्पादन हेतु बजट भी रखा गया है। जानते हैं ढींगरी मशरूम की खासियत। ढींगरी मशरूम को दूसरे मशरूम की तुलना में आसानी से उगाया जा सकता है। सबसे ख़ास बात यह है कि अगर इस मशरूम के बीज अगर पराली पर डाल दिए जाएं तो यह मशरूम अपने आप उग जाते हैं। यह मोटापा, मधुमेह और रक्तचाप के मरीजों के लिए एक आदर्श आहार है, क्योंकि यह मशरूम काफ़ी पौष्टिक होता है। जहां दूसरे किस्म के मशरूम को बेहतर पैदावार के लिए 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, वहीं ढींगरी मशरूम को 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी उगाया जा सकता है। ढींगरी मशरूम गुलाबी पीले क्रीम रंग के होते हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। ढींगरी मशरूम की खेती को आप शुष्क मौसम में भी उगा सकते हैं। आमतौर पर चीन में ही इसे उगाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के डायरेक्टर ने इस खेती का तरीका जानने के लिए चीन का दौरा भी किया है। इसके लिए अलग से बजट भी रखा जाएगा और उत्पादकों को अनुदान भी दिया जाएगा। नमस्कार। कृषि जागरण के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम लगातार आपको कृषि से जुड़ी हुई हर तरह की नई नई खबरों के बारे में बताते रहते हैं, इससे हम उम्मीद करते हैं कि सभी किसान भाइयों के साथ आप हमारे इस बुलेटिन को भी शेयर करते होंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल बटन जरूर दबाएं, जल्द ही नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।